मकबूलियत का पैमाना नहीं है। ये 20 नशिस्तें वो हैं जो एक भी पीएमएलएन को 2018 के इलेक्शंस में नहीं मिली थी। इन पे पीटीआई थी इंडिपेंडेंट से, जिन्हें तोड़ के उस वक्त साजिश के तहत इंडिपेंडेंट बनाया गया था, और वो साजिश इमरान खान के लिए तैयार की गई थी, जो आज जमहूरियत का चैंपियन बनता है। हमारी क़यादतों ने इस मुल्क में आइन और जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए जलावतनियां काटी हैं और जानी माली कुर्बानियां दी हैं। इस आवारागर्द आदमी का क्या लगा? ये तो सिर्फ आवारागर्दी करता रहा, और ये सबसे पहले परवेज मुशर्रफ के घुटनों पे झुका था उसके बूट पॉलिश करने के लिए। दूसरों को कहते हो चेरी ब्लॉसम, खुद क्या हो? जब इसकी मर्जी का फैसला नहीं आता तो कहता मुल्क के टुकड़े हो जाएं, खाक बदान। पाकिस्तान पे एटम बम गिराने की बात करता है। हम सब जो जमहूरी कुव्वतें हैं, हम बाआवाज़ बुलंद ये गुजारिश करना चाहते हैं कि पार्लिमान के फैसलों का एहतराम किया जाए। कानून साजी हमारा इख्तियार और हक है। इस इख्तियार और हक पे हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। वफाकी हुकूमत इंशाअल्लाह अपनी टर्म पूरी करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफ़े राज। आज के जो मौज़ूआत हैं, सबसे बड़ी ख़बर जो है वो आई है लाहौर से, जहां इत्तेहादियों ने सर जोड़े हैं और खुलकर ऐलान किया है कि वो पार्लियामेंट की मुद्दत पूरी करेंगे और इलेक्शन पार्लियामेंट की मर्ज़ी से होंगे, फ़र्द वाहिद की ख्वाहिश पर नहीं होंगे। साद रफ़ीक साहब ने गुफ्तगू की, जिसका आपने एक हिस्सा सुना, और भी बड़ी तल्ख बातें भी की और कहा कि अब बोलना पड़ेगा। और किसने रोक रखा था साद रफ़ीक साहब और उनके इत्तेहादियों के वो ना बोलें? वो ये कह रहे हैं कि एक शख्स जो है वो नैरेटिव बनाता रहा और हम खामोश रहे। बहरहाल वो कमज़ोरियाँ हैं, इस पर बात करेंगे। और अब होगा क्या? क्या शहबाज शरीफ साहब चंद किलोमीटर के वज़ीर आज़म रहेंगे, या पंजाब का किला भी जो है वो नून लीग को फ़तह करने के लिए, जो कि नंबर गेम में तो फ़तह करती हुई नज़र नहीं आ रही, या एक जो कल राना सनाउल्लाह साहब ने यह बयान दिया कि 5-6 अराकीन इधर उधर हो जाएंगे, जिसके खिलाफ आज सुप्रीम कोर्ट में गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। और इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है वो बिगड़ती चली जा रही है, और आज डॉलर बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ है कि 48 घंटों के अंदर 8 रुपये इसमें जो रुपया जो है वो सस्ता हुआ और उसको मार पड़ी है डॉलर से। ये मामला क्या रुख इख्तियार करेगा, और क्या वाकई मुस्लिम लीग नून और उसके इत्तेहादी संजीदा हैं कि पंजाब को बचाया जाए? और साथ ही आज एक लाहौर के अंदर अहम कॉन्फ्रेंस हुई, उसका भी तज़किरा करेंगे। लेकिन बढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब, और मेरे साथ इस सेगमेंट में ज्वाइन किया है सीनियर तजिया कार हैं नौशाद अली साहब ने, और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद है हाफिज़ तारिक अली साहब, और कराची से हमें ज्वाइन करेंगे नज़ीर लगारी साहब। तो मैं आगाज़ करूँगा नौशाद साहब से और उनसे पूछूँगा, नौशाद साहब, ये जो आज ऐलान किया इत्तेहादियों ने, ज़िमनी इंतखाबात में तो शिकस्त खा गए, और अब पंजाब के बाद क्या इस्लामाबाद की हद तक अपने आप को महदूद रख कर मुल्क चल पाएगा ये कि नहीं? देखिए, ये तो बिल्कुल सामने की बात है कि ये मुमकिन नहीं है कि अगर इत्तेहादियों के पास वफाक की हुकूमत हो और पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो ये कह रहे हों कि इमरान खान साहब जैसे ही कहेंगे मैं 2 सेकंड नहीं लगाऊंगा और हुकूमत जो है वो गिरा दी जाएगी, तो ऐसी सूरत हाल में मुझे नहीं लगता कि वफाक जो है वो कोई प्रॉपर तरीके से हुकूमत चलाने की पोजीशन में होगा। आपने आज देखा कि फवाद चौधरी साहब जो हैं अभी उनके वज़ीर आला आए नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने थ्रेट कर दिया। उन्होंने कहा कि जी अगर राना सनाउल्लाह पर हम पाबंदी लगा दें, ताउल्ला तारड़ ने हमारे साथ बहुत जुल्म किया, उस पर पाबंदी लगा दें पंजाब दाखिले में, तो वो कोई एनेक्सी लेकर इस्लामाबाद में ही सिर्फ रह सकते हैं। तो इस तरह की जो पॉलिटिक्स है, इस तरह के सियासी बयानात के साथ या इस तरह की अप्रोच के साथ तो मुल्क वाक़तन नहीं चल सकता। ये मुमकिन नहीं है कि आप ये समझें कि जी मुल्क में आप एक दूसरे के ऊपर तानाजनी करते रहेंगे, आप मुसलसल एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे। पंजाब जो है वहाँ पे जो वफाक की बात नहीं सुनेगा और वफाक जो है वो पंजाब की बात नहीं सुनेगा। तो ऐसे तो आपको पता है कि ये पंजाब जो है वो मुल्क का सबसे बड़ा सूबा है और बहुत सारे मामलात ऐसे हैं जो यहाँ से तय किए जाते हैं। तो अगर वही नहीं होंगे तो फिर बाकी मुल्क चलाना तो और ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाएगा। ये किसी सूरत इस तरह ये वाला सेटअप तो बहरहाल बहुत मुश्किल हो गए। 2-3 माह बड़ा मुश्किल नज़र आ रहा है जी। क्या अगर सियासी इस्तेकाम नहीं है तो मुल्क नहीं चल रहा? नज़ीर लगारी साहब सीनियर तजिया कार हैं, हमारे उस्ताद भी, उनको वेलकम कहूँगा मैं शो में। लगारी साहब, आज जो ऐलान किया है इत्तेहादियों ने, आप ये समझते हैं कि इमरान खान साहब का दबाव ये सारे इत्तेहादी बर्दाश्त कर सकेंगे? इमरान खान साहब को जिस पोजीशन पर ले जाया गया है
उसका तो ये क्या मुकाबला करेंगे, पाकिस्तान भी मुकाबला नहीं कर सकता है बतौर ममलिकत के, बतौर रियासत के। वो भी उनकी ताब लाने की पोजीशन में नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के हैयत मुक़तदरा अपनी तकसीम गवारा करके भी इनके साथ वो सारा कुछ सहूलतकारी कर रही है जो उससे पहले करती रही है। अब ये एक वसीउल बुनियाद प्लान के तहत हुआ है कि इमरान खान साहब को दूसरी मुद्दत के लिए कैसे जितवाया जाए। ये एक बड़ा मसला था और सोचा गया, बड़ी सोच समझ कर एक बड़ा हल निकाला गया जो आपके सामने है। अब ये दोबारा दूसरी मुद्दत के लिए भी इलेक्शन लड़ेंगे तो जाहिर है कि जिस तरह का वोट बैंक का मिजाज बना दिया गया है वो तो यही करेगा। लेकिन इससे असल नुकसान जो होगा वो स्टेट को होगा, रियासत को होगा, ममलिकत को होगा, मुल्क को होगा। और मुल्क जितना नुकसान उठाएगा, जितना इनके दौर में उठाया इमरान खान साहब के दौर में, ये भी इनसे भी नहीं संभाला जा रहा है। ये कोई तुरम खान नहीं है, ये कोई आसमान से उतरे हुए लोग नहीं है, ना ये बहुत बड़े सलाहियत रखने वाले लोग हैं, ये भी बिल्कुल इसी तरह के लोग हैं। लेकिन इनके अंदर एक चीज थी, वो ये सोचते थे, शायद मैं भी उसको भी शायद कहता हूँ कि यार मुल्क के बारे में भी सोच लेना चाहिए। लेकिन इमरान खान के नजदीक मुल्क के बारे में सोचना एक बहुत ही अजीब सी बात होती है। वो सिर्फ अपनी जात तक सोचते हैं, उसके नतीजे में मुल्क का जो भी बने इससे इनको कोई गर्ज नहीं है। और जाहिर है वो इस वक्त कामयाब हैं, अपनी पोजीशन उन्होंने बना ली है। उनके सहूलतकार बहुत ज़हीन थे, आला किस्म के लोग थे जिन्होंने आला तरीन पोजीशन अख्तियार की हुई थी, जो मुख्तलिफ पोजीशनों में इतने ताकतवर लोग रहे थे कि जिन्होंने स्याह और सफ़ेद के फैसले किए थे। और फिर यह कि उनके ये जो साइको वारफेयर है इसके तो माहिर हैं दुनिया में, इनसे बड़ा तो कोई माहिर समझा ही नहीं जाता था। इनने ऐसी साइको वार की है अपने ही लोगों के खिलाफ, अपने ही मास्टर के खिलाफ, अपने ही पब्लिक के खिलाफ और अपने ही सियासी अमल में उन्होंने कमाल कर दिया। इमरान खान को हवा में, आसमान में उड़ा दिया है और अपना जो उनके मुखालफीन है उनको पटक दिया है जमीन को पड़े हुए। अच्छा लगारी साहब, लेकिन आपकी बात से अगर मैं ये समझूं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब और उनके जो बाकी फैसिलिटेट करने वाले उनकी तो बड़ी ज़बरदस्त हिकमत अमली थी, लेकिन जो लोग इस्तेमाल हो गए, कोई मुफाहमत का बादशाह है तो कोई 3 बार का वजीर आज़म है, वो क्या इतने ही मासूम थे कि उनको आसानी से और इतने आराम से घेर लिया गया और वो बातों में आ गए और इस्तेमाल हो गए? हाँ, ऐसा क्यों नहीं हुआ? ऐसे पहले नहीं होता रहा है, ये एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होता रहा क्या? आपके सामने की बात है। ये कौन इस्तेमाल हुआ था 90 में और किसने कहा था? गुलाम मुस्तफा जतोई और मियां नवाज शरीफ और मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊं, प्रोफेसर गफूर अहमद और कितने कितने लोग थे, इस्तेमाल हुए थे। 20 महीने भी बेनज़ीर का इक़्तिदार नहीं चला था और फिर इनने कौन सा चला लिया था? फिर इनके खिलाफ इस्तेमाल हुए। वो जो है अपनी हुकूमत भी नहीं कर सके। गुलाम इसाक खान और मियां नवाज शरीफ एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल थे और वो हटने को तैयार नहीं थे, दोनों अपनी अपनी पोजीशन लेकर खड़े हुए थे। एक सार्जेंट को भेजा था उन्होंने, जनाब अब्दुल वहीद टाकर साहब ने, और 1 मिनट में दोनों से इस्तीफे ले लिए थे। भाई वो बहुत अजीम लोग होते हैं, उनके बड़ा उनकी तरबियत होती है, बड़े उनके साइको वारफेयर के तो माहिर होते हैं। भाई उन्होंने ये पाकिस्तान के लोगों के साथ किया। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ कि वो जितने भी काबिल हैं, जितने भी ज़हीन हैं, जितने भी नतीजा खेज कार्रवाइयाँ करने वाले हैं, वो पाकिस्तान को इस सारी सूरत हाल से निकाल नहीं पा रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ जिस तेजी से अब आपको जो उसका रिएक्शन आया है, आपका डॉलर ने जिस तरह से हमारे सर में घूंसा मारा है, वो आपको पता चल जाएगा कि ये इन्होंने देना, अपनी जेब से देना है। क्या जरदारी साहब अपनी जेब से देंगे? ये जो आपका डॉलर की कीमत बढ़ी है, इसका जो खमियाजा है क्या मियां शहबाज शरीफ अपने घर से देंगे? क्या और सारा बोझ अवाम पर, खान ने कौन सा अपने घर से? सारा बोझ अवाम पर आएगा। हाफिज तारिक साहब को भी मैं खुश आमदीद कहूँगा। हाफिज साहब, आज साद रफीक साहब ने यह कहा कि अब हमें बोलना पड़ेगा, तो पहली बात तो मैं आपसे पूछूंगा कि अब तक चुप क्यों थे? जवेद लतीफ़ साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जनाब हम चुप थे, सच बताएं नवाज शरीफ साहब इस कौम को क्यों नहीं बोल रहे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उस्मान भाई, बात यह है कि अब जो पंजाब के ज़िमनी इंतखाब के नताइज हैं वो एक हकीकत है। ये दुरुस्त बात है कि वो PTI की ही 20 नशिस्तें थीं और उसमें से 5 नशिस्तें उन्होंने लूज़ की हैं, लेकिन इंतखाबात से कबल एक ऐसा माहौल बन गया था जिसके अंदर ख़ुद मुस्लिम लीग नून का दावा था और हमारा अपना तज्ज़िया भी यही था कि मुस्लिम लीग नून को एज होगा। आपके प्रोग्राम में, दीगर प्रोग्राम में हमारी राय ये थी कि गवर्नमेंट भी है पंजाब की, फेडरल गवर्नमेंट भी है, कॉम्प्रिहेंसिव कैंपेन भी चला रहे हैं
और एक किस्म की ये ओपन बैटलफील्ड थी। अब ये जस्टिफिकेशन देना कि ये पीटीआई की सीटें थी और ये नहीं हो सका, ये वो नहीं है, क्योंकि ये बात आपको इलेक्शन से पहले कहनी चाहिए थी कि ये 20 सीटें हैं, हम इनमें से जितनी सीटें जीत गए तो ये होगा। अब आ गया पॉइंट वो जिसकी जानिब इशारा नौशाद साहब ने किया कि इस वक्त अब मामला हल कैसे होगा। देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट डे है 22 जुलाई का। अगर 22 जुलाई को कोई सरप्राइज़ हो जाता है पंजाब के अंदर और परवेज़ इलाही साहब किसी भी वजह से वज़ीर आला नहीं बन पाते, जिस तरीके से आज उन्होंने ओपनली हुकूमत की जानिब से कहा गया है कि पीटीआई के एमपीएज़ उनके साथ राब्ते में हैं और शायद 5 लोग ना आएँ या 8 लोग ना आएँ, अगर किसी भी तरीके से वो ये रोकने में कामयाब हो जाते हैं तो सियासत का रुख एक मरतबा फिर तब्दील हो जाएगा। अगर 22 तारीख को परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला बन जाते हैं तो फिर सियासत जो है एक और रुख पे होगी, जिसमें इमरान खान साहब की बारगेनिंग पोजीशन खासी मजबूत होगी। कल असद उमर साहब ने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि कोई हमें इतनी जल्दी नहीं है, अगर नेक्स्ट इलेक्शन की अनाउंसमेंट से पहले 4, 6, 8 हफ्ते लग जाते हैं तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान साहब प्रेशर बिल्ड करेंगे और वो ये चाहेंगे कि चाहे महीना 2 महीना और गुजर जाए, ये जो माशी प्रॉब्लम्स हैं, ये जो तबाही है, अनसर्टेनिटी है, उसकी वजह से इनकी पॉपुलैरिटी और नीचे गिरे और उसके बाद जो है वो एक पॉलिटिकल हमला आवर के तौर पर वो आए और उसी तरीके से वो पंजाब से भी लोगों को लेके और एक प्रेशर बिल्ड करें और फिर वो कहें कि मैं पंजाब असम्बली भी डिसॉल्व कर रहा हूँ, मैं केपीके की असम्बली भी डिसॉल्व कर रहा हूँ, मैं सिंध से एमपीएस भी मुस्ताफ़ी होने का कह रहा हूँ और उसके बाद फिर किसी के पास कोई चारा ना रहे। ये सब चीज़ें डिपेंड करेंगी 22 तारीख के बाद। दूसरी चीज़ ये है उस्मान साहब कि इमरान खान साहब अपनी इस पोजीशन को अब एज अ बार्गेनिंग टूल इस्तेमाल करेंगे। वो इस्टेब्लिशमेंट पे शेख रशीद साहब ने कल कहा है कि उन्होंने मना कर दिया, उनके खिलाफ बयानबाजी ना करें। वो जब उनके हाथ में ये सारे कार्ड्स आ जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा कि वो मासेस की पावर के ऊपर चाहेंगे कि वो नेक्स्ट इलेक्शन में चले जाएं। वो अगेन इस्टेब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, कुछ यकीन दहानियां हासिल करना चाहेंगे और उन यकीन दहानियों के बाद इलेक्शन का एक जो प्रोसेस है उस तरफ जाएंगे। तो अभी ऐसा नहीं है कि ये गेम फौरी तौर पर ख़त्म हो गया। मुझे लगता है कि कुछ अरसे जो है ये सूरत हाल चलेगी, उसको गवर्नमेंट कैसे टैकल करेगी, कितना सियासी नुकसान उठाएगा, ये फैसला जो है वो आगे आने वाले जो ये इनके पत्ते हैं उस पे फैसला होगा कि सूरत हाल किस रुख की तरफ जा रही है। अच्छा जी, आपसे आपने बड़ा अहम नुक्ता जो है वो बयान किया कि अभी 22 जुलाई बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है कि देखना ये है कि परवेज़ इलाही साहब कामयाब होते हैं या हमजा साहब ऐसा कोई मामला आ जाता है कि वो बरकरार रहते हैं वज़ीर आला, तो सियासत का रुख फिर एक बार बदल जाएगा। इम्कानात क्या हैं, हो क्या सकता है और पीटीआई पेशबंदी किस तरह कर रही है, इस पर करेंगे बात ब्रेक के बाद, या ब्रेक ले रहे हैं। सारे मेहमान हमारे साथ रहेंगे। राणा सनाउल्लाह जैसे लोग गलत काम लेते हैं और आईबी को इस्तेमाल करते हैं, उसका हेड है आईबी का, कि उसके लिए वार्निंग है। ये काम छोड़ देना चाहिए कि जो हमारे एमपीएस हैं और जो पीटीआई के एमपीएस हैं उनकी लोकेशन जो है वो वहाँ सेल बनाया शहबाज शरीफ ने एक, वहाँ बैठ के वो ये सारा कुछ कर रहे हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी पिटीशन दायर की है। मैं वार्न करना चाहता हूं मुस्लिम लीग की लीडरशिप को, ब्यूरोक्रेट्स को। जी, दोनों लोगों की गुफ्तगू आपने सुनी। राना सनाउल्लाह के कल के बयान ने जो है एक भूचाल सा खड़ा कर दिया और जिसका जवाब परवेज़ इलाही ने दिया और सुप्रीम कोर्ट में जो है एक पिटीशन दायर की है कि जनाब आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए मजबूर करें। हो क्या सकता है नौशाद साहब, ये 5 अरकान गायब, ये जो कानूनी और आइनी ऑप्शन की जो बात नून लीग भी कर रही है कि जनाब वो पंजाब में जो है अपना इक़्तिदार बरकरार रखने के लिए जो है वो कानूनी और आइनी ऑप्शन, क्या 5 अरकान जो गायब हो जाना कानूनी आइनी ऑप्शन है? नहीं, देखिए 5 अरकान गायब हो जाना तो कानूनी और गायब किया जाना एक ऑप्शन जरूर है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि 5 गायब होंगे या गायब किए जाएंगे। अच्छा। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, असम्बली पॉलिटिक्स है कि असम्बली पॉलिटिक्स में अगर हुक्मरान जो विफाक में हुक्मरान जमात है वो ये समझती है कि उन्होंने अपना जो वज़ीर आला है उसको कंटिन्यू करवाना है तो पॉसिबिलिटी है, क्योंकि देखें बैकडोर राब्ते होते हैं, हो सकता है कोई पार्लिमानी ग्रुप निकल आए। हमने यहाँ पे आपने पार्लिमानी पॉलिटिक्स में पैट्रियट भी बनते देखी है और भी बड़े ग्रुप्स बनते देखे हैं। साहब की क़यादत में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनते देखे हैं, तो वो भी पॉसिबिलिटी है कोई ऑप्शन लेके देखें। अगर इमरान खान साहब का जो फॉरेन फंडिंग केस है उसका फैसला आ जाता है तो वो
एक रीज़न बन सकता है तहरीक इंसाफ की अपनी सफ़ों में फ़र्क आ सकता है। तहरीक इंसाफ की सफ़ों में प्रॉब्लम है, परवेज़ इलाही साहब को वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, बावजूद इसके कि कल ये बात कर दी गई थी कि वो उनके कैंडिडेट हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहस ज़रूर चल रही है कि वो परवेज़ इलाही साहब को बतौर CM कबूल करने को तैयार नहीं है। हाँ, वो पार्टी की जो कमांड है उसको मानने के लिए वो मजबूर हैं, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें कि कोई पार्लिमानी ग्रुप तश्कील पा जाता है जो 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 विद इन द असम्बली को डेंट डालता है, तो वो एक अलग से डिबेट है कि वो किस तरह से होगा। फ़िलहाल तो ये जो अगर कोई लोग नहीं आते, फ़र्ज़ करें कोई अपनी मर्ज़ी से नहीं आया, अगर फ़र्ज़ कर लेंगे कोई ये कहे कि मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं आया और ये रन ऑफ इलेक्शन है, इसके अंदर इसकी तौजीह नहीं दी जा सकती कि वो लोग इकट्ठे होंगे नहीं होंगे। जो असम्बली में प्रेजेंट लोग हैं जितने भी हैं, वो जब प्रेजेंट हैं उनकी गिनती के अंदर जो CM पार्टी की है जो इलेक्शन जीत जाएगा वो जीत जाएगा, और फिर वो जीतने के बाद क्या होता है, उस पर क्या आईनी कानूनी पहलू सामने आते हैं, वो उसके बाद का मामला है। अभी फिलहाल अगर वहाँ पे हमजा शहबाज जो है वो उनकी अक्सरियत नज़र आ जाती है प्रेजेंट लोगों में, तो वो CM बन जाएंगे एक दफ़ा। फिर उसके बाद वो बात की बात है कि कोई इल्ज़ाम लगाता है, कोई बहस करता है इस बात के ऊपर, कोई अदालत का रुख दोबारा करता जाता है, तो वो एक डिबेट चलती रहेगी, लेकिन ये ऑप्शन तो मौजूद है, इसको कोई रोक नहीं सकता। अच्छा जी, नज़ीर लगारी साहब से यही सवाल कि क्या आपको ये ऑप्शन नज़र आती है कि हमजा शहबाज शरीफ साहब नंबर गेम परवेज़ इलाही के हक़ में होने के बावजूद CM पंजाब बरकरार रहें, 5 गायब हों, 10 गायब हों, या कोई फॉरवर्ड ब्लॉक सामने आ जाए? ये इंडिकेशन तो हमारे हजरत शाह महमूद कुरैशी साहब दे चुके हैं। उन्होंने, उनकी तकरीरें मौजूद हैं, आपने सुन रखी हैं, मैंने भी सुन रखी हैं, हम सब ने देख रखी हैं। वो कहते हैं कि मुझे जो है यहाँ पर मुल्तान में PTI ने हरवाया था, मेरी अपनी पार्टी ने हरवाया था। अगर उस्मान बुज़दार की जगह पर मैं होता तो ये सारी सूरत हाल तो ना होती। और अब भी मेरी पार्टी को गौर करना चाहिए, ये उन्होंने कहा कि ये बात जो है ये ऑन रिकॉर्ड है, और उन्होंने कहा है कि मेरी पार्टी को अब भी गौर करना चाहिए। तो ये बात इलेक्शन कैंपेन में उन्होंने की है, और वो अपना शाह महमूद कुरैशी जब वज़ीर ख़ारजा से उनको एक और वज़ारत की पेशकश की थी, तो वो किसके इशारे पर अचानक पीपल पार्टी छोड़कर PTI में आए थे। तो इशारे करने वाले इशारे करते रहते हैं। शाह महमूद कुरैशी का सबसे बड़ी ख्वाब ये था कि चीफ मिनिस्टर पंजाब बने, और अब दूसरी बार ये पोजीशन आई है कि वो चीफ मिनिस्टर पंजाब बनने की पोजीशन में अगर उनकी पार्टी उनको करे तो वो तो नहीं बन रहे हैं, और ना उनके बनने का कोई कान बाकी रहे। अब तो उनके बेटे का नाम लिया जा रहा है जी, उनके पोस्टर और बैनर्स बन रहे हैं वजीर आला पंजाब ज़ैन कुरैशी, बावजूद इसके कैंडिडेट तब्दील नहीं हो सकता, लेकिन ख्वाहिश शाह महमूद कुरैशी लगवा रहे हैं। ये काम शाह महमूद कुरैशी खुद कर रहे हैं कि ज़ैन कुरैशी को नामजद का नाम वापस लिया जाए, ये उनका इसरार है। अच्छा, वो ये फैसला करते हैं कि उनका ग्रुप जो है, जो भी है, ये जहांगीर तरीन कर सकते हैं, चले गए, अलीम खान चले गए। अगर शाह महमूद कुरैशी ये फैसला करते हैं कि ये स्टैंड करते हैं, हम हमारी और हमारे लोग जो हैं, मैं मुझे ये ख्याल नहीं है, लेकिन फिर मैं ये सोचता हूँ कि ये एक और जगह पर मैंने मैसेज में देखा है कि कहा यह जा रहा है कि 25 अरकान एब्सटेन करेंगे और वो नहीं जाएंगे इस वोटिंग में। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या सूरत हाल जन्म लेती है, तो बिल्कुल सामने की बात होगी। और उनका ये क्या कर लेंगे, वोट नहीं देंगे, वो एब्सटेन हो जाएंगे, तो उनको तो डिस्क्वालीफाई भी नहीं किया जा सकता, इसलिए तो वोट किसी के हक में देंगे ही नहीं। और अब कोर्ट की तरफ से भी ऐसी कोई बंदिश नहीं है, तो सेकंड दफा कराने के लिए भी अगर वो नहीं आते हैं तो यही होगा कि वो जो जिनकी अक्सरियत होगी वो मुंतखब हो जाएंगे, और जिनके लोग एब्सेंट कर जाएंगे वो मुंतखब नहीं होंगे। तो ये सूरत हाल हो सकती है, और अगर ऐसी सूरत हाल हुई तो फिर इसका मतलब ये है कि चौधरी परवेज़ रह जाएंगे। इसी वजह से जो है वो इस पर PTI को बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन भी है, सुप्रीम कोर्ट भी गई है। अब सुप्रीम कोर्ट अरकान को ये नहीं कह सकते हैं कि आप फलां को वोट दें, फलां को ना दें, वो तो वोट देने के बाद ही जाकर पता चलेगा, और जाकर सुप्रीम कोर्ट कार्रवाई का मौका जब आएगा तब करेगी। अगर किसी ने वोट न दिया तो ये कहाँ मैंडेटरी है कि वोट डालना ही लाजमी है। वो तो डिफेक्शन का मसला है ना, डिस्क्वालिफिकेशन डिफेक्शन करोगे, अगर वोट ना देने पर डिफेक्शन होगी तो फिर क्या होगा। अच्छा लगारी साहब, आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा, और पूरी जो मुस्लिम लीग नून की कल मरियम नवाज साहिबा ने भी ये मुतालबा किया कि जनाब फॉरेन फंडिंग केस का फैसला अनाउंस किया जाए।
अगर 22 से पहले ये फैसला आपको लगता है कि आने का इम्कान है, और अगर आ गया ये फैसला खान साहब के खिलाफ, तो हालात क्या किस तरफ देख रहे हैं? हाफिज तारिक साहब, आप इस पर जरा कमेंट कीजिएगा। उस्मान साहब, एक तो पाकिस्तानी सियासत जो है ना वो फ्री स्टाइल रेसलिंग की तरह है, जहाँ पे हर हरबा जो है उसको जायज़ समझा था। हाँ जी, लोग खड़े होते हैं पहले और उसके बाद जब वोट निकलते हैं तो कुछ और हो जाता है। जो टेक्निकल गड़बड़ है वो भी आप देख लें कि मुजफ्फर हुसैन शाह साहब ने अनाउंस कर दिया कि ये वोट रिजेक्ट हैं, वो आज तक जो है ना मामला उधर चल रहा है। तो अब इस इंतखाब के अंदर आप हर चीज़ तवक्को कर सकते हैं, यानी आप टेक्निकल नॉकआउट भी तवक्को कर सकते हैं, क्योंकि डिप्टी स्पीकर साहब प्रिजाइड कर रहे होंगे उस सेशन को। अच्छा, आप जो ये मेंबरान का गायब होना या ना आना ये भी तवक्को कर सकते हैं, और ये एक तरफा नहीं होगा। आप ये ना समझे कि मुस्लिम लीग नून रोक रही होगी पीटीआई के अरकान को, पीटीआई के जो लीडरशिप है वो भी रोक रही होगी मुस्लिम खान लीग साहब नून कल के आ रहे हैं अरकान जी को। लाहौर, उन्होंने वही होटल बुक करवाया है जो नून लीग वालों ने बुक करवाया था गुलबर्ग का तो होटल। अब वो हर हरबे दोनों तरफ से मोरालिटी को पसे पुश डाल के इस्तेमाल किए जाएंगे, और जो इन गैर कानूनी या गैर अखलाकी हथकंडों में ज्यादा कामयाब होगा उसको कामयाब भी आप देखेंगे, और वो फिर जस्टिफिकेशन देख रहा अच्छा, दे रहा चलो मैं होगा सवाल कर कि रहा हूं ज़मीर के आपसे कि मुताबिक इन हथकंडों में तजर्बा किसका ज्यादा है? मेरा ख्याल है कि अब खान साहब भी तजर्बे में पीछे नहीं है, वरना परवेज इलाही साहब की सूरत में उनके जो बड़े तजर्बाकार पार्टनर हैं वो उनके साथ मौजूद है। तो अब ऐसा नहीं है कि खान साहब की टीम इस मामले में ना तजर्बेकार है। लेकिन एक चीज़ ज़रूर हुई है जो मुस्लिम लीग नून पे फ़र्क पड़ेगा, वो ये उस्मान साहब के ये जो ज़िमनी इंतखाब के नताइज आए, उस नताइज की वजह से उनकी जो बारगेनिंग है या अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करने की जो चीज़ें हैं उसमें ज़रूर कमी आएगी, क्योंकि ये जो एक इम्प्रेशन था कि मुस्लिम लीग नून का टिकट जो है वो लॉटरी का टिकट है और उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, वो जिसको टिकट देंगे वो जीत जाएंगे, इसके ऊपर फ़र्क पड़ेगा। और ये जो हल्के की सियासत करने वाले लोग हैं उनके लिए पैसे, पावर और दूसरी चीज़ों से बहुत बढ़ के, क्योंकि नज़र आ रहा है कि अगर फौरी तौर पे 2-4 महीने में इलेक्शन नहीं होंगे तो 6-8 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन होने, तो कोई अपने हल्के की सियासत को जो है वो उल्टी छुरी से ज़बा नहीं करना चाहेगा। लोग बहुत सियाने हैं, वो अपने हल्के की सियासत को देखेंगे और फिर फैसला करेंगे। तो बड़ा कैलकुलेटेड फैसला होगा, जो एमपीएस इधर जाते हैं या उधर जाते हैं, और बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगी पाकिस्तान की सियासत 22 जुलाई के नताइज के ऊपर। अच्छा, फॉरेन फंडिंग केस के बारे में क्या ख्याल है आपको? क्या जिस तरह मुतालबे किए जा रहे हैं? कमर दिलशाद साहब से आज मेरी बात हुई है, उनकी तवक्को ये है कि जुलाई के आखिर में या अगस्त के शुरू में फैसला आ जाएगा, और ये फैसला आने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास ये अथॉरिटी नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लगा दे। इलेक्शन कमीशन ये जो ममनुआ फंडिंग है उसको जब्त करने के अहकामात देगी, और उसके बाद बॉल जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होगी कि वफाकी हुकूमत अगेंस्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रेफरेंस बना के सुप्रीम कोर्ट में भेजे, और ये एक मामला जो है वो फिर तवालत इख्तियार करेगा। एक लंबा पिंडोरा बॉक्स है जो कि खुलेगा। तो ऐसा नहीं हो रहा कि फौरी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे पाबंदी लग रही है या उसके मेंबरान डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। हाँ, ये एक डिबेट शुरू हो जाएगी, पॉलिटिकल जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज, इल्ज़ाम तराशी और जो दूसरा मामला है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन एज सच कोई मुझे ख़तरे की तलवार जिसको आप कहें कि जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगले इलेक्शन से ख़त्म हो जाएगी या वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकेंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन बहरहाल मुतालबात बिल्कुल जायज़ हैं। 8 साल से ऊपर हो गया है, फ़ॉरेन फंडिंग केस का फैसला आना चाहिए। न सिर्फ ये कि इनका फैसला आना चाहिए, बल्कि पीटीआई की बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून हो या पीपल्स पार्टी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर उसने ममनुआ फंडिंग की है या फॉरेन फंडिंग के अंदर इन्वॉल्वमेंट है तो सबके खिलाफ यकसा कार्रवाई होनी चाहिए। मगर ये जस्टिफिकेशन नहीं है कि हमारा फैसला भी उस वक्त तक रोका जाए जब तक उनका फैसला ना हो। ठीक है, अगर आप बिल्कुल साफ हैं तो फैसला आने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। चलें जी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नौशाद साहब, आपको क्या लग रहा है जनाब कि यह फैसला आ जाता है तो जो इखलाकी पोजीशन है वो किस हद तक कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही? नहीं, अब तो फैसले पे बेसिकली डिपेंड करता है, लेकिन ये जो हाफिज़ साहब ने बात की है, तारिक साहब ने, वो काफ़ी हद तक दुरुस्त लगती है मुझे कि वो ये नहीं है कि आप ये एक्सपेक्ट करेंगे जी पार्टी पे पाबंदी लग गई या इस तरह का, लेकिन उसका जो ऑप्टिक्स है ना वो बहुत फ़र्क डाल सकता है। और मैंने कहा जब कोई चीज़ें ट्रिगर होने के लिए तैयार बैठी हों तो ट्रिगरिंग फैक्टर मिलना चाहिए, वो फैक्टर मिले तो चीज़ें ट्रिगर हो जाती हैं। सो रीजनिंग होती है बेसिकली, किसी चीज़ की आपने रीज़न देनी है कि ये इस रीज़न की बिना पे ये हो गया।
अगर वो 22 जुलाई से पहले होता है तो उनको रीज़न मिल जाएगी, अगरचे कि ये बात ठीक है तारिक साहब की कि जी दोनों तो पार्टियों की तरफ से कोशिश की जा रही होगी। अब अगर आप कहें कि कोई वॉशरूम चला गया है या कोई कैंटीन में बैठा रहा है तो उसके ऊपर बहस बाद में तो की जा सकती है, लेकिन इसके ऊपर कोई पकड़ नहीं है, कोई कुछ कह नहीं सकता कि जी आपने ये काम क्यों किया है। अगरचे कि तमाम पार्टियां ये कोशिश कर रही होंगी, नून लीग भी और पीटीआई भी ये कोशिश करते रहेंगे, लेकिन बात यह है कि फैसला उस वक्त फ्लोर ऑफ द हाउस होना है, और फ्लोर ऑफ द हाउस अगर मेजॉरिटी जिसके पास होगी वो सीएम जो है ना वो इलेक्ट हो जाएगा। अब उसके बाद की बहसें जितनी भी हैं, सो रीज़न अगर आप कोई दे देते हैं तो किसी भी चीज़ को ट्रिगर किया जा सकता है, और ट्रिगर करने से बहुत सी बातें हो जाए। आपको पता है कि जब आपने आर्ग्यूमेंट करना हो तो वो कह देते हैं कि आटा गूंदी हल्दी क्यों है, फिर जब आपने आर्ग्यूमेंट करना हो तो आपके पास कोई ऐसी बड़ी सॉलिड ग्राउंड्स नहीं चाहिए होती हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब की बात की गई है तो 20 के आखिर वक्त तक पता नहीं चलेगा। जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। काउंटिंग के अंदर भी जो काउंटिंग की जो वोटिंग हो रही होती है, सेनेट में एक दफा ऐसा हुआ है कि वो एक मेंबर उस वक्त वोटिंग के टाइम पे उठ के बाहर चले गए, लोग पीछे से फोन करते रहे, उन्होंने फोन नहीं उठाया। तो कोई भरोसा नहीं है, होटल में बैठे में हो, असेंबली हॉल तक आए और वोटिंग के वक्त वॉशरूम और कैंटीन कहा है कि असेंबली की पहले बजाई जाती है, उसके अंदर भी मौजूद है तो नहीं आते, के अंदर भी आप आगे पीछे हो सकते हैं। लेकिन बहरहाल मामला ये है कि ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि आखिरी वक्त तक ये काउंटिंग होने के बाद ही पता चलेगा कि मामला किस तरफ चला गया और क्या हो गया है। जो इसको करने वाले हैं वो यकीनन प्लान कर रहे होंगे और वो उसी तरीके से प्लान करेंगे। लेकिन इस सारे मामले के अंदर हासिल जो मेन प्रॉब्लम है ना कि ये आप जो हम बहस कर रहे थे, जहां से बात शुरू हुई थी कि इसका जो रियासत पे इम्पैक्ट है ना वो बहुत स्वेयर होगा, क्योंकि सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है तारिक साहब के जो मैं बात कर रहा हूं कि रियासत कहां स्टैंड करती है। रियासत तो चलती नजर नहीं आती किसी भी सूरत। अगर फर्ज करें कि चौधरी परवेज इलाही आ जाते हैं, वो यकीनन अपनी सीएमशिप अच्छे तरीके से कर सकते हैं, वो तजर्बाकार है, लेकिन विफाक से पीटीआई की वजह से हो सकता है कि अगर ये प्रोपोजिशन नून लीग की तरफ से आती और वो नून लीग की तरफ से सीएम आते तो फिर तो ये वर्किंग रिलेशनशिप बन सकता था। लेकिन पीटीआई और ख़ास तौर पर जब ये फवाद चौधरी साहब जिस तरह की गुफ्तगू आज कर गए हैं और जिस तरह का मिजाज है, या इमरान खान साहब का जो मिजाज है, या तहरीक इंसाफ का ओवरऑल वोटर का भी इवन मिजाज है, उसके अंदर वर्किंग रिलेशनशिप बन नहीं सकता। और वर्किंग रिलेशनशिप नहीं बनेगा तो मुझे तो ये मामला जो है वो आगे चलते नजर आते ही नहीं है किसी सूरत भी। अच्छा जी, तमाम पैनलिस्ट से मेरा सवाल है, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद फिर इसी सवाल का जवाब आपसे तलाश कराएंगे कि ये जो दोनों फरीकैन हैं, क्या कोई ऐसा कोई कुव्वत है या सालिस जो है इनको बिठाने में कामयाब हो सकते हैं कि जनाब आइए एक रोड मैप बनाइए, पाकिस्तान की माशियत को किस तरीके से चलाना है, सियासत को कैसे चलाना है, आए बैठे चले इंतखाबात की डेट पर भी बात कर लें और इस्लाहात पर भी बात कर लें। क्या ऐसा कोई इम्कान नज़र आ रहा है? या ब्रेक के बाद हम आएंगे और सारे पैनलिस्ट हमारे साथ रहेंगे और फिर इसका जवाब तलाश करें। जी नाज़रीन, ब्रेक से खुश आमदीद कहते हैं, लेकिन अब सवाल मैं छोड़ के गया था कि जनाब कौन सी ऐसी ताकत है, कौन से ऐसे सालिस हैं कि जो इस सियासी बहरान से निकाल सकते हैं, सारे फरीकैन को एक मेज़ पे बिठा सकते हैं और मुल्क को आगे ले जा सकते हैं। लगारी साहब, आप मुख्तसर जवाब दीजिएगा कि आपको ऐसा नज़र आ रहा है कि कोई ऐसी कुव्वत इन तमाम फरीकैन को बिठाए और मुल्क को आगे लेके जाने के लिए जो है कि लाहे अमल दे? असल में ये बात ये करती है कि जब अपना मफाद सामने ना हो, जब सिर्फ मुल्क का और कौम का मफाद सामने हो तो ऐसा हो सकता है। और इस वक्त जो छोटे छोटे पिटी मफादात के लिए जो है वो तनाज़ात बढ़े हुए हैं, और जो छोटे मनसबदारी के, ओहदों के, इक़्तिदार के, ताकत की वजह से उनको नज़र ही नहीं आ रहा है ना, जो लोग इसके फरीक हैं उन्हें ये नज़र नहीं आ रहा है कि पाकिस्तान के बुरे तरीके से बहुत ख़राब खाई की तरफ गिरता हुआ जा रहा है और इसको संभालना है। और ये हो सकता है, आज भी हो सकता है कि सारे फरीक मिलकर बैठे और देख लें यार पाकिस्तान किस सम को जा रहा है, और जिस तेजी से लुढ़कता हुआ जा रहा है पाकिस्तान, खुदा ना खास्ता किसी डिजास्टर की तरफ ना जा रहा हो, तो ये अगर वो देख लेंगे तो मफादात जी अपने मफादात को छोड़ना होगा। हाफिज तारिक साहब, आप बताएं, आपको ये मंजरनामा नजर आ रहा है कि सारे इकट्ठे बैठ के को मिलकर कोई फैसला कर लें मुल्क की बेहतरी? उस्मान साहब देखें, कौन फैसले कराते रहे हैं? फौज कराती रही है, बाज़ जगह अदालतों ने अपना रोल प्ले किया है, बाज़ जगह जो इंटरनेशनल फोर्सेस थी उन्होंने अपना रोल प्ले किया है, जिसमें चाहे बीबी की आमद का मामला हो या बाकी जो मामला थे बहुत सारे, ये हमारी हिस्ट्री रही है इसके अंदर।
अनफॉर्चुनेटली बाहर वालों का रोल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मिनिमाइज होता गया, और होना भी नहीं चाहिए था, वो ख़त्म हो गया। हमारे अपने जो इदारे हैं वो सब हम जो है ना वो हमने डिसक्रेडिट कर दिए हैं, उनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठा दिए हैं। अब तो हमने एस्टेब्लिशमेंट को या फ़ौज को भी उस दीवार पे लाके खड़ा कर दिया जहाँ पे वो अपनी इज्जत बचाना उनके लिए मुश्किल हो गया है। तो मुझे फौरी तौर पर अगर आप ये कहें कि कोई फोर्स पाकिस्तान के अंदर ऐसी है जो इन सबको बिठा दे, वो फौरी तौर पर मुमकिन नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मंजरनामा तब्दील होता है तो नवंबर के बाद मुझे लगता है कि शायद ऐसी सूरत हाल पैदा हो कि नया अंपायर जो है वो सब खिलाड़ियों को बिठा के कोई सालिसी करा दे। तो नवंबर तक फवाद अपना नौशाद साहब हम इस बात के मुतमिल हो सकते हैं कि नवंबर तक ये 2 दिन नहीं निकाले कि डॉलर कहाँ पहुंच गया, नवंबर तक हम क्या इंतजार करें, क्या तबाही का ये रियलाइजेशन तो उस्मान साहब होनी चाहिए, मगर वो है नहीं अनफॉर्चुनेटली। सॉरी नौशाद साहब आप बताइए। मुझे नहीं लगता, उसकी वजह यह है कि देखिए इमरान खान साहब की पूरी सियासत जो है वो एंटी जो इस वक्त इत्तेहादी हैं उन पे खड़ी है। आप मौलाना फजलुर रहमान को देख लें, आप जरदारी साहब को देख लें, आप नवाज शरीफ साहब को देख लें। बात यह है कि बाकी जमातें एक प्लेटफॉर्म पर हैं, वो हो सकती थी, उनमें ये मेचोरिटी है, लेकिन इमरान खान साहब की जो सियासत शुरू होती है वो चले इमरान खान साहब खुद ना बैठे, किसी को अपने खिलाड़ियों को बिठा दें, मेरा नहीं ख्याल असद उमर साहब को बिठा दें, फवाद चौधरी को बिठा दें, लेकिन मायूसी है देखें जी मुल्क के लिए क्या होता है। जब तक इलेक्शन का अनाउंसमेंट नहीं होगा तब तक हम आगे बात करने को तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं नजर आते। बदकिस्मती अल्लाह करे कि कोई ऐसा रास्ता निकले। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब अगला सेगमेंट है जी हमारा आज लाहौर के अंदर इस माशी बहरान और सूद से निजात के हवाले से कौमी मुशावरत की एक बैठक सजाई गई जिसका एहतमाम किया था जमात इस्लामी पाकिस्तान ने। और इस कॉन्फ्रेंस के गराज व मकासद क्या थे और क्या सिफारिशात इसकी सामने आई हैं और किस प्लेटफॉर्म पे ये पेश की जाएंगी, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जमात इस्लामी पाकिस्तान के सेक्रेटरी जनरल जनाब अमीरुल अजीम साहब। उन्हें खुश आमदीद कहूँगा और उनसे कहूँगा कि अजीम साहब क्या निकला इस कॉन्फ्रेंस से, क्या सिफारिशात सामने आई और एक काबिल अमल मनसूबा क्या है इस बहरान से कौम को और मुल्क को निकालने का। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात इस्लामी पिछले 3 महीनों से माशी सूरत हाल के ऊपर मुसलसल गुफ्तगू कर रही है, हमारी करारदादें आ रही हैं। इससे पहले अपने इस्लामाबाद के अंदर जो ज़ाहिर है कि हुक्मरानों का शहर है, वहाँ पर भी इसी नौयत की कौमी मुशावरत की थी, आज लाहौर के अंदर की है। हम मुसलसल ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान में मुआशी सकूत हो चुका है और ये सकूत ढाका से ज़्यादा ख़तरनाक है। और इसमें अलमिया ये है कि हादसे के बाद लोग अभी तक तसव्वुर नहीं कर पा रहे कि कितना बड़ा हादसा हो चुका है। हुकूमत के कानों पर जूं नहीं रेंग रही, सारी पॉलिटिकल पार्टियां मफादात के खेल में हैं। पार्टियां अपने अपने और अपने ख़ानदान के फ़ायदों को समेटने में लगी हुई हैं, मुल्क का कोई ख्याल नहीं है। तो बहरहाल आज की इस कॉन्फ्रेंस के अंदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स और स्टॉक एक्सचेंज और कारोबारी अंजुमन उलमा इकराम, दानिश्वर, प्रोफेसर साहबान, यूनिवर्सिटियों के माहिरीन जो प्रोफेसर्स हैं इकनॉमिक्स डिपार्टमेंट के, ये सब लोग शरीक हुए। एक बहुत अच्छा मतलब एक प्रोग्राम हो गया। इसकी तलखीस आप यूँ कह सकते हैं कि हम सब का इत्तफाक था कि भाई मईशत मुसलसल बिगड़ रही है। यानी आज सुबह डॉलर कहाँ था और जब कॉन्फ्रेंस ख़त्म हुई, कॉन्फ्रेंस के बाद हम भी हैरान रह गए कि ये 225-226 पर जो है ना वो चला गया है। तो दूसरी बात ये थी कि सूद के ख़िलाफ़ एक मुल्क के अंदर बहरान मौजूद है कि एक तवील अरसे की जद्दोजहद के बाद शरीयत अपीलेंट बेंच ने एक फ़ैसला किया है और एक दफ़ा फिर स्टेट बैंक हुकूमत के इशारे पे कुछ और बैंक उसके ख़िलाफ़ अपील करने पहुंच गए हैं। ये मंज़र पहले भी कौम देख चुकी है। तो इसके बारे में कंसेंसस था कि ये सारी अपीलें ख़त्म होनी चाहिए, जो फ़ैसला हो गया है उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए और बैंकों की और स्टेट बैंक की ये ज़िम्मेदारी है कि वो इसको संभालें और इसको समझें। इसके अलावा तीसरी बात ये थी कि भाई अब हमें फ़ौरी तौर पे इमीडिएट कोई एक्शन प्लान बनाना चाहिए। ये जो एक सर्द मोहरी पैदा हो गई है कि जी कोई रास्ता लोगों को नज़र नहीं आ रहा और कोई क़यादत भी कोई चीज़ नहीं बता रही। IMF से मुज़ाकरात की कामयाबी पर खुशियाँ मनाई जा रही हैं, लेकिन ये कोई नहीं बता रहा कि IMF से आप निकलेंगे कैसे। IMF से फ़ौरी तौर पे मदद लेना तो चलिए ठीक है, जैसे तैसे आप कर रहे हैं, इस तरारन उसकी शायद कोई इजाज़त दे दे, लेकिन कोई निकलने का प्रोग्राम बनाए। तो आज इस कॉन्फ्रेंस के अंदर इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि IMF से निकलने का एक प्रोग्राम, और जो लोगों ने कहा भी है कि बहुत सारे मुल्क भी निकले हैं। और आखिरी बात ये की गई थी कि ये जो डेवलपमेंट है और करप्शन है,
ये जो पूरे कौमी वसाइल का ज़िया है इसको रोका जाए। ये जो कभी पानामा लीक्स आती है, नैब के अंदर जो है वो चीज़ें आती हैं, इसके बावजूद पाकिस्तान के सियासतदान सारी चीज़ें बड़े आसानी के साथ डकार लेते हैं और उसके बाद पॉलिटिक्स के अंदर रहते हैं। और आखिरी बात ये लोगों ने कही कि जब तक एक अच्छी दयानतदार नज़रियाती क़यादत इस मुल्क को मुयस्सर नहीं आएगी, इसका पूरा माशी सूरत हाल का इलाज नहीं मुमकिन हो सकेगा। तो बहरहाल हमारी ये गुफ्तगू हुई, कंसेंसस हुआ, ये मीडिया के ज़रिए और अखबारात के ज़रिए हमने ज़ाहिर है कि आवाम तक भी पहुँचाया, हुक्मरानों तक भी पहुँचेगा। इसके अलावा आज की इस मजलिस के अंदर ये भी हुआ कि ये एक मुसलसल करने वाला काम है, कुछ कमेटियाँ बनाई जाएँ और फिर मजबूर किया जाए हुकूमत को भी, इदारों को भी कि वो इन सिफारिशात पर अमल दरामद हो और ख़ास तौर पर जो सूद से मुतल्लिक फ़ैसला है उसके ऊपर भी अमल दरामद हो और जो लोग इसके ख़िलाफ़ गए हैं वो अपने पटिशन्स वापस लें। बहुत शुक्रिया अमीरुल अज़ीम साहब, आपने वक्त दिया और इसके साथ ही हमारा प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म होता है। कल इंशाअल्लाह फिर मुलाकात करेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।